चलिए एक बार मैं फिर अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे सबों को स्वागत करता हूं। आज जो है मैंने 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस लाया हूं। देखिए 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस पढ़ना जरूरी है क्योंकि 12वीं क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो पूछे जो जाते हैं तो उससे मैं स्टार्टिंग से लेकर शुरुआत से लेकर अंत तक जो है मैं इस चैप्टर को इस बुक को मैं कवर करूँगा। इसलिए आप जो नए हैं वो जो है सब्सक्राइब का बटन दाब दें। और देखिए बारीकी से आपको क्या करना पड़ेगा, इस वॉइस को सुननी पड़ेगी। जब तक आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं सुनते हैं तो बातों को क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है संविधान निर्माण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सभी को जानना, चाहे भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको संविधान के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। तो इसलिए जो है सबों के लिए ये एक प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और जानना जरूरी है। कहता है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान उन नियमों को संग्रह है यानी कि जमावट है जिसके अनुसार शासन की शक्तियाँ, सांसदों के अधिकार तथा दोनों के बीच संबंध समाजित होते हैं जिससे संविधान कहा जाता है। देखिए बात होता है क्या, संविधान एक प्रकार का नियमों का संग्रह ही कहलाता है। हम लोग 9th में पढ़े हुए थे कि नियमों मतलब नियम को जहाँ पे एक जगह रखा जाता है, बुक के तौर पे उसको रखा जाता है, तो उसे को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा परिभाषा को बढ़ा दिया गया है। शासन की शक्तियाँ, सांसदों के अधिकार दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समायोजित, दोनों के बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए जिसे संविधान कहा जाता है। अब ये जो संविधान होता है कि संविधान जितने भी देश के होते हैं सबके अलग अलग नियमों पर आधारित होता है। लेकिन हाँ, कुछ का विस्तृत संविधान होता है यानी कि बहुत बड़ा संविधान होता है, और कुछ का छोटा रूप में होता है यानी कि संक्षिप्त रूप में होता है। जैसे भारत का संविधान एक विशाल का संविधान कहा गया है, ये एक बहुत बड़ा है जो कि लिखित भी है। तो ये संविधान का जो निर्माण होता है तो इसमें छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। कहता है संविधान एक वैधानिक उपकरण है जिसे भिन्न नाम से जाना है, और संविधान को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जैसे राज्य के नियम क्या है, शासन का उपकरण, देश का मौलिक कानून, या फिर राज्य की आधारशिला के नाम के आदि से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम हम दे सकते हैं इसको संविधान को। और इसी में कहता है कि संविधान को जो है वैधानिक और अवैधानिक दोनों हो सकता है संविधान। वैधानिक किसको कहते हैं कि वैधानिक मतलब होता है वो चीज़ जिसका जो है क्या न्यायपालिका द्वारा मतलब न्याय द्वारा, कानूनों के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होती है, कानून के नियमों का वो वर्णन किया जाता है, तो वो वैधानिक होता है। अवैधानिक में हम लोग कह सकते हैं कि वैधानिक जो है जिसमें न्यायालय के कानून के रूप में मान्यता प्रदान नहीं होती है, तो ऐसे चीज़ों को अवैधानिक संविधान का भी नाम दिया गया है। तो संविधान एक प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार का वैधानिक और अवैधानिकों का एक मिश्रण से निर्मित होता है, और इसके बाद जो है संविधान में संचय किया जाता है। तो इसी के अनुसार से जेलिनेक के अनुसार, जेलिनेक जो कि बहुत ही बड़े ये थे, राजनीतिज्ञ थे, इन्होंने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं होगा बल्कि वहाँ अराजकता का दबदबा होगा। मतलब कहता है कि संविधान जिस राज्य में नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, भ्रष्टाचार ज़्यादा फैलेगा, अत्याचार ज़्यादा होगा, बाहुबलियों का बोलबाला होगा। तो ये इनका कहना था। इसलिए संविधान होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि संविधान का अर्थ ही होता है नियम। तो नियम के अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। कहता है कि ये संविधान आज से नहीं है, प्राचीन काल में भी मौजूद था, मध्यकाल में मौजूद था, आधुनिक काल में भी मौजूद था। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नियम जो था प्राचीन काल में थे। अंतर यही था कि उस समय राजा अपने स्वेच्छा के अनुसार चलाते थे, लेकिन उनका भी कुछ नियम कानून होता था, वो भी जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते थे। मध्यकाल में भी उसी प्रकार का था। जितने भी मध्यकाल में शासक आए वो भी स्वेच्छाचारी होते हुए भी क्या करते थे, नियमों कानूनों के अनुसार ही चला करते थे। आधुनिक काल में तो कहा जाता है कि इसका विस्तृत हो गया, परिवर्तन हो गया, काफ़ी मॉडर्नाइज हो गया। तो आधुनिक काल में क्या होता है कि इसमें प्रजा का थोड़ा सा बोलबाला हो गया, प्रजा को ध्यान में रखते हुए सारा काम करने लगा था। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल से ही ये मौजूद था। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अभी 16 महाजनपद में हम लोग का वैशाली था जो कि प्राचीन काल का एक जीता जागता उदाहरण था जहाँ पे गणतंत्र की स्थापना थी। लेकिन हाँ, वहाँ पे 16 महाजनपद के अंदर कहीं गणतंत्र था, कहीं राजतंत्र था, कहीं कुलीन था, लेकिन गणतंत्र भी था। इसका कहने का मतलब यही है। तो प्राचीन में यूनान में एक अरस्तु थे जो कि काफ़ी विद्वान है। उन्होंने कहा है कि 158 संविधान का अध्ययन किया गया था उस समय प्राचीन यूनान में। ऐसी बात, यूनान में तो पहले से ही लोग क्या थे, शिक्षित से, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। चलिए, तो यहाँ पे कहता है कि संविधान कैसा होना चाहिए। तो संविधान हम लोगों को देखते हैं कि संविधान अधिक कठोर होने से उससे भी नुकसान होता है।
जनता परेशान हो जाती है, और लचीला अगर होती है उससे में भी दिक्कत है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि संविधान हमारा ना लचीला होना चाहिए ना कमज़ोर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ की जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है या फिर न्यायपालिका, जिससे ये देश चलता है, संविधान निर्माण होता है, तो वो खिलौना बन के रह जाता है, इन्हीं लोगों का खिलौना बन के रह जाता है। इसलिए इस प्रकार से सबको, इसलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे बारी बारी से कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या और न्यायपालिका है, तो सब एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व है। इसलिए जो है यहाँ पे किसी भी, खास करके भारतीय संविधान को हम लोग कह सकते हैं कि कोई एक पे डिपेंड नहीं है, किसी एक को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। संविधान में क्या होता है कि कैसा होना चाहिए, लोगों के अनुकूल होना चाहिए, तो लोगों के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक, शिक्षण तथा प्रशिक्षण के अनुकूल होना चाहिए, मतलब ये जनताओं को ध्यान में रख के ही बनाया जाना चाहिए। तो देखिए ये जो संविधान का निर्माण किया गया है, तो इसमें भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय संविधान की रचना करने में लगभग 3 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लग गए थे। और इसकी खास विशेषता यह थी कि ये 2 प्रकार से काम कर, 2 विशेषताएं इसकी प्रमुख थी। पहली विशेषता हम लोग देख सकते हैं कि अनेकता में एकता थी। दूसरा था संविधान भारतीय विचारधारा के अनुकूल, भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा बनना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अनेकता में एकता का मतलब होता है कि बहुत सारे धर्म, जाति, वर्ग के लोग भारत में निवास करते हैं, निवास करते तो हैं, लेकिन फिर भी सब में क्या है, यूनिटी है, एकता बनी हुई है, जिसके कारण जो है यह विविधता का रूप धारण करते हुए भी यहाँ पे यूनिटी का प्रोग्रेस होता है। ये एक हमारे भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है, क्योंकि इससे क्या होता है कि अन्य देश भी आश्चर्य करते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे जो अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं फिर भी इसमें यूनिटी पाई गई है। दूसरा जो है कहता है कि अब भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीय विचार के अनुकूल होने चाहिए, भारतीयों के लिए होना चाहिए, भारतीयों द्वारा ही बनाना चाहिए, तभी जो है क्या होता है कि यहाँ के लोग उसको समझ पाएंगे। अगर दूसरे बाहरी देश के अनुसार से अगर बनाया जाएगा उसके अनुसार से, तो फिर वो चलना सही नहीं होगा। देखिए हम लोग जब आज़ाद हो चुके थे तो आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी की अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी, और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी थी जो कि भारत में उभर के आई थी, और इसमें बहुत सारे ऐसे राजनेताओं का ये समूह था जिसमें काफ़ी शिक्षाविद थे, सभी वकालत किए हुए थे, यानी कि गहन अध्ययन करते हुए भी हम लोग देखते हैं कि ये कांग्रेसी सभा थी। 1922 में महात्मा गांधी ने समर्थन किया कि भारत का खास करके संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीय जनता ही देश की राजनीतिक भाग्य का विधाता हो, मतलब भारतीय संविधान बनेगा तो इसमें राजनीति के क्षेत्र में यहीं के लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से संविधान सभा का जिस समय हम लोग गठन कर रहे थे तो स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ था, नहीं हुआ था। कहता है कि 16 मई 1946 की घटना में बता रहा हूँ कि इस समय कैबिनेट मिशन योजना जो के द्वारा जो है कुछ सुझाव दिया गया था कि भारत का संविधान सभा के निर्माण में कैसे क्या क्या होगा। नहीं तो इन्होंने कुछ मार्ग बताए, इन्होंने क्या क्या मार्ग बताया उसको हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रांत जो है 293 तथा रियासतों के 93 स्थान होंगे। इन्होंने अपना अनुसार से इन्होंने बांटा कि जब तक आप क्षेत्र को नहीं बंटवारा कीजिएगा तब तक जो है क्या आप कैसे पता चलेगा कि कौन सा निर्वाचन किस क्षेत्र में कैसे होगा या नहीं। यानी कि इन्होंने जनसंख्या के अनुपात में ये चीज़ों को इन्होंने बंटवारा किया था, जनसंख्या के अनुपात में। अब कहता है कि आगे इन्होंने कहा कि बंटवारा जो होगा, ये बंटवारा जो इन्होंने मुस्लिम, सिख, हिंदू संप्रदायों में ये भी क्या किया, इन्होंने जनसंख्या के अनुपात में ही बंटवारा किया। और उसके बाद कहा कि प्रांतीय विधानसभा का चुनाव जो होगा वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होना तय होगा। यानी कि चुनाव कराने के लिए इन्होंने बोला, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये योजना बनाया गया था। तो इस प्रकार से जो योजना बनाया तो उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय रियासत है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि रियासतों की संख्या यहाँ लगभग 550 थी, तो ये सब जितने भी रियासत थे अब इनके बीच में भी हुआ था। तो रियासतों को 93 स्थान जो दिया गया था उसमें बोला थी आप लोग आपसी सहमति से चयन कीजिएगा, मतलब अपना जो प्रतिनिधि चुनिएगा वो चयन आपसी सहमति से कीजिएगा। तो ठीक है, आगे ये तो हो गया। तो नेक्स्ट जब जुलाई 1946 में ये सब बातों पर क्या हुआ, व्यवस्थापिका सभा के माध्यम से संविधान सभा का निर्वाचन संपन्न किया हो गया। जैसे ही संपन्न होता है तो इसमें कहता है कांग्रेस को 208 और मुस्लिम को काफ़ी कम वोट मिली, यानी कि 293 में कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें प्राप्त हुई। और 208 जो सीटें प्राप्त हुई तो अब कहा जाने लगा कि कांग्रेस पार्टी ही क्या कर सकती है, भारतीय का जो है रूपरेखा तैयार कर सकती है और भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग क्या होता है कि इससे यहाँ पे नाराज़ हो जाता है। नाराज़ होने के कारण जैसे ही हम लोग आज़ाद हो जाते हैं तो आज़ाद होने के बाद मुस्लिम लीग द्वारा जो पाकिस्तान की मांग की गई थी उसको अलग कर दिया जाता है।
अलग करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे लगभग कांग्रेस दल का 82% जो है बहुमत हो जाता है और मनोनीत संख्या 93 थी जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार से क्या होता है कि देखिए 292 में 208 तो आया, विभिन्न जो और सारे स्थान थे जैसे अंबेडकर को अनुसूचित जाति संघ के जो ये थे अध्यक्ष उनको 1 सीट मिला था, निर्दलीय को 8 मिला था, साम्यवादी दल को 1 मिला था। इसी प्रकार पंजाब का एक दल था यूनिस्ट दल, उसको भी मिला हुआ था 3, यानी कि कुल मिला के कहा जाए कि अन्य को काफ़ी कम मिली थी और कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मिला हुआ था। आगे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि 9 दिसंबर 1996 को जब भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया तो इसमें बहुत सारी कमेटियां बनाई गई और इस कमेटी के माध्यम से कहा गया कि जितनी सारी कमेटियां हैं सभी सही ढंग से काम करेंगे और काम करने के उपरांत जो इसमें प्रमुख समितियों में से नाम लिया जाता है प्रारूप समिति की, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो कहता है ये जो बनाए गए थे तो इन्होंने क्या किया था, इसके साथ साथ और भी अन्य सदस्य थे और 6 अन्य सदस्य जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ। प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य थे जैसे हम लोग कह सकते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, दूसरे नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, तीसरे नंबर पे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी थे, चौथे नंबर पे मोहम्मद सादुल्ला थे, 5वें नंबर पे BL मित्तर थे, 6ठे नंबर पे DP खेतान थे। देखिए DP खेतान की जो है 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद जो है वहाँ पे TT कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया था और इस समिति के जो थे काम कर रहे थे। मतलब ये सब मिल के जो है संविधान सभा का प्रारूप तैयार कर रहे थे, संविधान किस प्रकार से बनेगा नहीं है, यानी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जिससे हम लोग आज़ादी हुई थी, क्योंकि 2 भाग में बंटवारे के बाद जो है यहाँ पे दंगा भी हो गई थी। कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ही थे, लेकिन बाद में जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे जो है डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे संविधान सभा का जो गठन हो रहा है, संविधान सभा का जो गठन हो रहा है तो इसमें लगभग अथक परिश्रम के बाद ये संविधान हमारा तैयार हुआ और संविधान तैयार होने के बाद जो हम लोग क्या हुए, इसमें कहा गया, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि हमने जो अपनी बुद्धितापूर्ण से ढंग से जो ये बनाया है तो इसमें गलती नहीं हो, गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसमें ये लेकिन हमको स्वीकार करना होगा कि जो भी कमियां आएगी जो भी उसको जनसाधारण में निहित कर दिया जाएगा। मतलब कि ये हमारा क्या था, संविधान निर्माण की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। संविधान निर्माण बनाया जाता है ताकि देश राज्य को सही ढंग से चलाया जा सके। तो चलिए आज जो है यहीं तक हम रखते हैं और नेक्स्ट डे जो है संविधान निर्माण में हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे और प्रस्तावना को पढ़ेंगे, फिर इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। धीरे धीरे जो है हम लोग क्या करते हैं संविधान निर्माण से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।